गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BA सेकेंड क्लास में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय के बारे में। हम अभी तक 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज भाग 3 में हम राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या देखा जाता है राष्ट्रीय आय की। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये ग्रॉस और नेट इनके बारे में पता होना चाहिए। ग्रॉस और नेट। ग्रॉस क्या होता है? सकल, और नेट आपके शुद्ध। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट क्या होता है? क्योंकि ग्रॉस से हम पता लगाएंगे GNP के बारे में, और जब हमें शुद्ध से संबंधित कोई शब्द आता है तो उसमें हमारा पूरा ध्यान NNP के बारे में रहता है। तो एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और एक है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल आय का अनुमान लगाने के लिए मूल्यह्रास अथवा स्थायी पूंजी के उपभोग को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगर आपको NNP के बारे में पता है तो इसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ दीजिए, मूल्यह्रास को जोड़ दीजिए। डेप्रिसिएशन जोड़ते ही जो हमें प्राप्त होगा वह कहलाएगा GNP। इसी प्रकार से अगर आपको GNP के बारे में पता है और NNP निकालना है तो GNP से माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन को, और इसको माइनस करने के बाद में आपको जो मिलेगा वह कहलाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सिर्फ मूल्यह्रास ही होता है जो ये डिसाइड करता है कि वो GNP है या NNP है। अगर राष्ट्रीय आय के अंदर अगर मूल्यह्रास को जोड़ा गया है तो इसका मतलब है वह GNP कहलाएगी, और अगर मूल्यह्रास को हटा दिया गया है तो वह NNP कहलाएगी। आपके इसमें इस फॉर्मूले को आप यहाँ देख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी तरीके से ये तो हो गया आपका GNP से आप NNP में कैसे आते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, NNP प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और होता है GDP। GDP में भी अगर आप डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो वह कहलाएगा NDP। इसी प्रकार से NDP में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को तो वह GDP कहलाएगा। ये होता है आपका GNP तो है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और GDP क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी की हमने जो कल बात करी थी, जब हम उसको ध्यान में रखकर इनकम को काउंट करते हैं, नेशनल इनकम को, तो वह GDP कहलाती है। और जब हम नॉर्मल रेजिडेंट को ध्यान में रखकर, सामान्य निवासियों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं तो वह कहलाती है GNP। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में भी पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखिए, जब आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और मशीनें लगाते हैं तो उन मशीनों में सामान्य रूप से टूट फूट होती है उत्पादन में। जब उनको काम में लिया जाता है, उत्पादन की प्रक्रिया में उनमें टूट फूट आती है, मरम्मत होती है, उनकी रिकवरी की जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई नई मशीन मार्केट में आ गई है तो वो जो मशीन आपके पास में वो पुरानी है, तो उसको जो चेंज करेंगे तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब आपके डेप्रिसिएशन में काउंट होता है। ये होता है मूल्यह्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में डेप्रिसिएशन प्लस होता है, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद में डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम सकल निवेश की बात करते हैं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश की, तो वहाँ पर भी ये मूल्यह्रास ही होता है जो सकल और शुद्ध में अंतर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाजार कीमत तथा कारक लागत की अवधारणा कि ये जब हम बात करते हैं, देखिए GNP अगर आप निकालते हैं तो नीचे ये लिखा हुआ आता है छोटे शब्दों में मार्केट प्राइस, और GNP आप दूसरा एक और निकाल सकते हैं, वो कहलाती है फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर GNP या बाजार कीमत पर GNP। ठीक है, तो नॉर्मली आप देखिएगा जब भारत सरकार का जो समीक्षा आती है और सर्वे आता है तो उसमें दोनों तरीके की GNP दिखाई जाती है, मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। इसी तरीके से जब GDP की बात की जाती है तो वह भी मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस कॉस्ट पे होती है। ये जितने भी आप नेशनल इनकम से संबंधित जो भी चीज़ निकालेंगे वह 2 प्राइस पे काउंट होगा, एक मार्केट प्राइस पे होगा और एक फैक्टर कॉस्ट पे होगा। तो ये क्या होता है ये भी हम देखते हैं। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद को बाजार कीमत अथवा कारक लागत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
बाजार कीमत में व्यक्त राष्ट्रीय आय को बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसी प्रकार से कारक लागत के रूप में व्यक्त राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब ये होता क्या है बाजार कीमत और ये कारक लागत, और किस तरीके से हम कारक लागत से बाजार कीमत में पहुंचते हैं और बाजार कीमत से कारक लागत में आते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, बाजार कीमत जो होते हैं इनमें दो प्रभाव सम्मिलित होते हैं। वह दो प्रभाव कौन से होते हैं? यानी जब भी आप मार्केट प्राइस पे राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें दो चीज़ें जोड़ी जाएगी, दो चीज़ें सम्मिलित होंगी, जोड़ी नहीं जाएंगी, सम्मिलित होंगी। पहली है सब्सिडी। सब्सिडी के कारण क्या होता है कि जो बाज़ार कीमत पर आप जो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन करते हैं वह घटता है, क्योंकि वहाँ पर उसे आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, है ना। और इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से बाज़ार कीमतें बढ़ती हैं। देखिए, आप कोई मार्केट में वस्तु लेने जाते हैं तो मार्केट में जो वस्तु में एमआरपी होती है उस एमआरपी में आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए उस इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप हटा देंगे तो आपको नहीं लगता वह वस्तु सस्ती हो जाएगी? होगी सस्ती, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर रहा है, बाज़ार कीमत को बढ़ा रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा है। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको उन वस्तुओं को खरीदने पर सब्सिडी देती है, मान लीजिए सोलर आप एनर्जी के लिए आप जो प्लांट लगाते हैं उन प्लांट को खरीदने आप मार्केट जा रहे हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, तो सब्सिडी से क्या है, आपको कम पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है। या सब्सिडी से उस वस्तु की मार्केट प्राइस क्या हो रही है, कम हो गई। तो सब्सिडी क्या करती है, मार्केट प्राइस को गिरा रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, मार्केट प्राइस को बढ़ाता है। अब कारक लागत पे बात करते हैं हम। कारक लागत आर्थिक सहायता तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव से मुक्त होती है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, अगर इसको आप हिंदी में अनुवाद करते हैं, कारक लागत यानी साधन की लागत, यानी साधन को आपने उत्पादन में लिया काम पे और उसके बदले में साधन को उस उत्पादन में उनके कंट्रीब्यूशन के कारण आप उसे जो कुछ भी दे रहे हैं वो उसके लिए तो इनकम है, लेकिन आपके लिए तो लागत है। कौन सी लागत है? वह साधन की लागत है, जो कि आप कर रहे हैं, उसे पे कर रहे हैं। साधन के लिए वह इनकम है। तो ये जो कारक लागत होती है, यानी साधन को जो उनके काम का कंट्रीब्यूशन के रूप में जो भी अर्निंग मिलती है, जो उनको पेमेंट किया जा रहा है, वह जो कारक लागत होती है या उनके नज़रिए से जो साधन की आय होती है, वह इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी इन दोनों के प्रभाव से मुक्त होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करती हूँ जीएनपी फैक्टर कॉस्ट की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ ना तो सब्सिडी है और ना इनडायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर कैलकुलेट नहीं है, वहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं हो रही हूँ, तो ये फ्री हो जाती हैं। इसके अनुसार बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए निम्न समीकरण की सहायता ली जाती है। अगर आपके पास में बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, मार्केट प्राइस पे, तो आप क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों को क्या करेंगे, गिराएंगे, अप्रत्यक्ष करों को घटाएंगे और सब्सिडी की राशि को जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, राष्ट्रीय आय मिलेगी, फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। इसको देखिए वापस से करते हैं। नेशनल इनकम जो आपकी मार्केट प्राइस पे है, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, सब्सिडी को क्या करना है, प्लस कर दीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट। ये जो नेशनल इनकम जो फैक्टर कॉस्ट है, ये जो साधनों को आपने पेमेंट किया है उनके उत्पादन में योगदान के वनस्पत, ये कहलाती है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप इसको फिर वापस देखते हैं, अब अगर मान लीजिए नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट है, अब हमें मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम को काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, ठीक है, और सब्सिडी की राशि को घटा देंगे, तो जो हमें मिलेगा वह क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कहलाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास में जाएंगे। सब्सिडी किसके पास जाएगी, सब्सिडी उनके पास में जाएगी जिनके लिए गवर्नमेंट ने इसको, जिनके हितों को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसान है,
तो किसानों के लिए अगर सब्सिडी को स्टार्ट किया है तो वो किसानों की आप कह सकते हैं लागत में ही इंक्लूड हो गया, एक तरीके से उनकी लागतों को कम कर रहा है या उनकी लागत को ये बेनिफिट में दे रहा है। तो ये सब्सिडी क्या है, ये गवर्नमेंट का एक तरीके से एक्सपेंडिचर है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, साधन की लागत यानी साधन की इनकम की बात कर रहे हैं, तो सब्सिडी से तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और इनडायरेक्ट टैक्स अगर वो देंगे, टैक्स देंगे किसी भी रूप में, तो उनकी क्या है कि जो साधन की जो लागत है या आप कह सकते हैं उनकी जो इनकम है वह कम हो जाएगी। तो इसलिए जब हम फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करते हैं नेशनल इनकम को, तो हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष करों को वहाँ पे मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष करों को हम घटा देंगे और सब्सिडी की राशि को जोड़ लेंगे। और जब इसका मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो इसका वाइस वर्सा करेंगे। तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस ये क्या होती है, इसको हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी प्लस करेंगे तो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। इसी का जब हम अपोजिट लेंगे तो अगर हमें मार्केट प्राइस पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो चूँकि हमने अप्रत्यक्ष करों को क्या किया है, माइनस किया है, सब्सिडी को प्लस किया है। जब हम इनको सॉल्यूशन पूरा लेंगे तो उसको हम लिखते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी नहीं दी गई है, सिर्फ आपके लिखा हुआ है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी ये दिया है। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दिया गया है तो और मार्केट प्राइस पे नेशनल इनकम दी गई है, तो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे और जो हमें मिलेगा वह फैक्टर कॉस्ट पे आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो इस प्रकार से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ठीक है। अब मैंने आपको जो ये दिया है माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, इस तरीके से मैंने आपको दिया है। तो आप ये देखिए माइनस का इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ब्रैकेट में ले लेंगे इसको, प्लस का सब्सिडी ले लिया हमने यहाँ पे। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ये तो हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो आपका है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब्सिडी आपके क्या हो जाएगी, ये आपके सब्सिडी माइनस में हो जाएगी। और चूँकि इसको हमें नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस जो है उसमें जोड़ना है, तो चूँकि यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये इधर का ये प्लस आ जाएगा। तो ये आपके शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम क्यों अप्रत्यक्ष कर को घटा रहे हैं तो जब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से जो इनकम होती है वो गवर्नमेंट की होती है और जो सब्सिडी मिलती है वह फैक्टर्स को मिलती है, साधनों को मिल रही है, इसलिए उसको प्लस किया जाता है। तो ये अच्छे से आपको समझ आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आगे भी आते हैं, आप यहीं से समझ लीजिएगा। अब आगे हैं कारक आय तथा हस्तांतरण आय, ठीक है। कारक आय यानी साधनों की आय, साधन आय की बात हो रही है। साधनों की आय वही बात आ गई कि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, क्योंकि उत्पादन एक सामूहिक प्रक्रिया है, किसी एक सिंगल साधन से उत्पादन नहीं होता है, सामूहिक प्रक्रिया है। तो जब ये सभी साधन मिलकर काम करेंगे तो उत्पादन होगा। तो इन साधनों को इस उत्पादन की अवधि में जो मिलेगा वह कारक आय कहलाती है अथवा साधन आय कहलाती है। और चूँकि प्रोड्यूसर जो इनको लगा रहा है उनके लिए ये पेमेंट हो गया, वो भुगतान करेगा, तो उसके लिए लागत कहलाती है। तो यहाँ पर जैसे कि भूमि को मिलता है लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, उद्यमी को लाभ। तो इस प्रकार से साधनों को जो प्रतिफल मिल रहा है वह इस रूप में मिल रहा है, ठीक है। और चूँकि इन्होंने उत्पादन में योगदान किया, इसलिए इनको ये साधनों को ही मिल रहा है। अब यही साधन इन वस्तुओं को जब परचेस करेंगे तो प्रोड्यूसर के लिए वह इनकम हो जाएगी और इनके लिए ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हस्तांतरण भुगतान की या हस्तांतरण आय की। देखिए हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, ये एक पक्षीय भुगतान होता है। एक पक्षीय भुगतान का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको दिया लेकिन अब आपसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। इसी को आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है,
उसके बदले में छात्र को कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी स्किल की वजह से या उनकी योग्यताओं की वजह से वो स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन उस स्कॉलरशिप की बदौलत गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका हस्तांतरण आय कहलाएगी। इसी तरीके से पेंशन है। पेंशन क्या है, क्योंकि उस कर्मचारी ने पूर्व में सेवाएं की हैं, उस पूर्व में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में उसको अब आगे जाकर जो पेंशन मिल रही है, क्योंकि उसने वर्तमान में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसे उसके पूर्व में की गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में जो अभी पेंशन दी जा रही है, वह भी क्या कहलाती है, आपकी हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। इसी प्रकार से दान है। चूँकि दान में आप ये उम्मीद नहीं करते कि कुछ मिलेगा आपको, तो वो भी आपका क्या है, ये भी आपका हस्तांतरण भुगतान है। इसी प्रकार से उपहार है, गिफ्ट भी आपके हस्तांतरण भुगतान या हस्तांतरण आय के में काउंट होगी। तो ये जब एक क्षेत्र को दिया जाता है तो इसकी अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का कोई उत्पादन नहीं होता है, और इन भुगतानों के कारण बिना किसी प्रतिफल के आय का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को हस्तांतरण होता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके कारण अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, किसी सेवा का उत्पादन नहीं हो रहा है, और उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में हम नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं, तो हस्तांतरण भुगतान को आप नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी आता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती हैं वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है, क्योंकि इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जिस वर्ष आपको ये मिला है, जो भी आपको मिला है, पेंशन मिला है या जो भी कुछ मिला है, बेरोज़गारी भत्ता मिला है, उसके बदले में आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, आप हमेशा ये देखिएगा। अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो वह नेशनल इनकम में काउंट होगा, और अगर वो नहीं दिया है तो वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम दान देते हैं या जो पेंशन दी जाती है, तो उसके बदले में चूँकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा के बारे में। राष्ट्रीय आय को देखिए, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है उसमें 3 दृष्टिकोण मेनली आते हैं। इसमें पहला दृष्टिकोण है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के रूप में राष्ट्रीय आय को हम परिभाषित कर सकते हैं, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यानी राष्ट्रीय आय क्या है, मार्केट प्राइस पे आई। यहाँ पर मार्केट प्राइस पे जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी वस्तु या सेवा का, एक पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत किसी देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसको हम एक और डेफिनेशन इसी की एक और देख सकते हैं कि एक वर्ष की अवधि के दौरान एक अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया गया है ये वैल्यू एडेड बेस पे किया गया है, यानी मूल्य वृद्धि के आधार पे राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किया गया है। इसका एक उदाहरण समझिए आप। किसान है, फार्मर है, गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं को मान लीजिए उसने 2 रुपये में बेचा। इससे पहले उसने मान लीजिए कि जो भी खाद बीज वगैरह कुछ भी लिया है उसका उसने 1 रुपये का पेमेंट किया है और 2 रुपये में गेहूं बेचा है। तो यहाँ पर मूल्य वृद्धि कितनी हुई है, 1 रुपये की मूल्य वृद्धि हो गई है। अब इसने चूँकि गेहूं बेचा है आटे की चक्की वाले को, अब मान लीजिए जो चक्की वाला है, ठीक है, ये गेहूं खरीद रहा है और इसने चूँकि 2 रुपये में गेहूं बेचा है, 2 रुपये में इसने गेहूं खरीदा है, और अब ये जो चक्की वाला है ये 3 रुपये में ब्रेड वाले को आप आटा दे रहा है। तो यहाँ पर हो गई ये 1 रुपये की ये वृद्धि हो गई अपने आप, है ना। तो ये मूल्य वृद्धि 1 रुपये के बराबर हो गई है। इसी प्रकार से जो ब्रेड वाला है वह जब ब्रेड बना के दे रहा है, मान लीजिए वह 4 रुपये की ब्रेड बना के दे रहा है। ये सिर्फ मैंने एक आपको उदाहरण समझाया है। तो ऐसे में उसने जो आटे से जो ब्रेड बनाया उसकी जो मूल्य वृद्धि हुई है, उस वस्तु की जो मूल्य में वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि कब होती है, जब किसी वस्तु का रूपांतरण होता है और संवर्धित रूप उसका निखर आता है। तो यहाँ पर जो 1 रुपये की जो वृद्धि हुई ये आपके मूल्य वृद्धि कहलाएगी। तो
यहाँ पर या तो 4 रुपये ये तो हो गया, या तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन मार्केट प्राइस आ गया, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है चूँकि 8 रुपये यहाँ पर ब्रेड वाले का हो गया, 8 रुपये की मूल्य वृद्धि चक्की वाले ने की है, 8 रुपये की मूल्य वृद्धि किसान ने की है, और 1 रुपये चूँकि आपने खाद बीज इसमें ख़रीदने में किया है, तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 4 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट कर सकते हैं बाज़ार मूल्य पर। ये वैल्यू एडेड मेथड होता है नेशनल इनकम की काउंटिंग का। अब है कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय। कारक आय के रूप में राष्ट्रीय आय को हम देखते हैं, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त कारक आय, जो कि उनके द्वारा अर्पित कारक सेवाओं का पुरस्कार होता है, कि कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय को अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो किसका जोड़ है? लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ, इनका जोड़ है राष्ट्रीय आय, क्योंकि इन्हीं के तो साधन होते हैं, तो इन्हीं का जोड़ नेशनल इनकम कहलाएगा। आगे है आय के व्यय विन्यास के रूप में राष्ट्रीय आय। उत्पादन के बाद में अंतिम वस्तुएं कहाँ जाती हैं? ये उपभोक्ता के पास में जाती है, यानी कंज्यूमर के पास में जाती है। तो उपभोक्ता द्वारा जो अंतिम वस्तुओं का उपभोग किया जाता है, उसके एवज में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, उस खर्च को अगर आप जोड़ लें, और इसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर है, मान लीजिए इससे आगे के वर्ष के लिए उत्पादन करना चाहते हैं, तो वह इस वर्ष में जो भी खरीदते हैं, जो भी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, उनको अगर जोड़ लिया जाए तो ये क्या होता है? आपका नेशनल इनकम जो आपने काउंट की है, ये कहलाएगी व्यय विधि से नेशनल इनकम। तो यहाँ पर आप देखिए कि उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं की खरीद पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। कुछ वस्तुएं बिना बिके रह जाती है, क्योंकि आय का एक भाग खर्च नहीं किया जाता है, बल्कि इससे बचा लिया जाता है। आप ये जानते ही हैं कि अगर एक फैमिली में इनकम आती है, तो या तो उसका कंजप्शन होता है या फिर वो सेविंग में जाती है, यानी इनकम के दो भाग हो जाते हैं, या तो उसको कंज्यूम किया जाएगा या सेविंग। तो जो इनकम खर्च नहीं की जाती है, अब चूँकि मार्केट में जो जितना भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, अगर आप इनकम पूरी खर्च नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि कुछ वस्तुएं रह जाएंगी, बिना बिके हुए रह जाएंगी कुछ वस्तुएं। तो ये जो वस्तुएं बच जाती हैं, उत्पादकों के पास बिना बिकी वस्तुओं को माल सूची निवेश का एक भाग माना जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं के अनुरूप अंतिम व्यय होता है। इसका उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय के कुल जोड़ के रूप में अनुमान लगाया जाता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय आय को व्यय के रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, एक लेखा वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए कुल व्यय का जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि C + I का जोड़ क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। राष्ट्रीय व्यय का निहितार्थ राष्ट्रीय आय, नेशनल एक्सपेंडिचर इम्प्लाइज नेशनल इनकम। ये क्या सही है? तो आप देखिए कि एक वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होता है, तो उनको या तो उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदा जाता है या उत्पादकों द्वारा और अधिक उत्पादन करने के लिए खरीदा जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया गया है, उन्हीं को जब आप एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो उससे व्यय विधि से आपने नेशनल इनकम को काउंट कर पाते हैं। अब आगे हैं अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय के समान कैसे है? देखिए, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन फर्मों द्वारा किया जाता है। फर्में क्या करती हैं? फैक्टर इनपुट्स लगाती है, कारक आगत लगाती है और गैर कारक आगत लगाती हैं। कारक आगतों में क्या आएगा? आपके कारक आगत में आ जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता। और गैर कारक आगत में क्या आएंगी? इसमें आएंगे कि जो कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, वह सारा गैर कारक भुगतान कहलाता है। तो उत्पादन का मूल्य क्या होगा? उत्पादन का मूल्य होगा आपके गैर कारक भुगतान प्लस माइनस करेंगे आप इसमें गैर कारक भुगतान और कारक भुगतान का, तो ये आपका उत्पादन का मूल्य आ जाएगा, शुद्ध मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके, अब आप इसमें देखिए, उत्पाद का कुल मूल्य बराबर कारक भुगतान प्लस गैर कारक भुगतान। इसको हम करेंगे उत्पाद का मूल्य माइनस गैर कारक भुगतान प्लस कारक भुगतान। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अनुमान उत्पाद के मूल्य तथा गैर कारक भुगतान के अंतर द्वारा लगाया जाता है। यानी आप कितना उत्पादन हुआ है,
ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा कि उत्पादन का टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल प्राइस कितनी है, और उसमें आपने जो कारक और गैर कारक भुगतान किया है वो क्या है। तो इस प्रकार से उत्पाद का मूल्य माइनस गैर कारक भुगतान। इस प्रकार यह हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन अर्थव्यवस्था में सृजित कुल आय के समान होता है, यानी उत्पादन बराबर सृजित इनकम या इनकम जनरेटेड। कैसे होगा ये इनकम जनरेटेड? ये आप इस फॉर्मूले को देखिए। जो भी कुछ आपने उत्पादन किया है उस उत्पादन में फर्में भुगतान करेंगी, कारक भुगतान और गैर कारक भुगतान। ठीक है, तो उत्पादन का जो शुद्ध मूल्य क्या होगा आपका कि कारक भुगतान माइनस कारक भुगतान, और इसी में आप प्लस कारक भुगतान, यानी इन दोनों को आप माइनस करेंगे उत्पाद के मूल्य से। तो जो आपको मिलेगा वह कहलाएगी सृजित इनकम, जो कि फैक्टर्स को मिल रही है, और ये आपके उत्पादन भी कहलाएगी। ठीक है, ये आपका वीडियो आज इतना ही है। आगे हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को ही कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।